कभी आपको डर नहीं लगता कि आपको भी कभी जेल का नहीं, सामना मुझे तो करना पड़ भारतीय सकता है? जनता पार्टी वाले बोलते रहते हैं कि तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, जल्दी भेजेंगे। तो ये सारे के सारे अफसर जो हैं वो एलजी साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं और अक्सर अफसरों के ऊपर ये दबाव है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मंत्रियों से करवा दी जाए, किसी ना किसी चीज के अंदर इनको फंसा लिया जाए। मतलब ये रोज की खबर है हमारे पास, रोज की। अगर विपक्षी एकजुटता देखने को मिलती है, एक गठबंधन होता है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी उसका पार्ट बनेगी? मुझे लगता है कि बनना चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये देश के लिए बहुत जरूरी इलेक्शन है। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, आप एक ऐसे बयान देंगे और फिर आप ये भी उम्मीद करें कि राहुल गांधी आए आपके बुलाने पे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना सर। तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक टीम के तौर पे आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो झगड़ा है वो आपको भूलना पड़ेगा। भूलने का मतलब ये थोड़ी कोई भ्रष्ट है उससे गले मिल लो, क्योंकि ये तो बड़ा मुद्दा है। अब जो बड़ी बीमारी है देश के अंदर कि भ्रष्टाचार की लड़ाई तो आप तभी लड़ेंगे जब देश आजाद रहेगा, तभी लड़ेंगे जब एजेंसी आजाद रहेंगी। सौरभ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आपकी जो सरकार है उस पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाया जाता है। यूरोप वेस्ट के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इनको मुफ्त की रेवड़ी नहीं, इसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों का मजाक उड़ाती है इसको मुफ्त की रेवड़ी कह के। नमस्कार, एबीपी लाइव की बैठकी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर है। दिल्ली का तिमारपुर लेक ये एरिया है। आप भी यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ करना नहीं है। गूगल मैप पे तिमारपुर लेक डालिए, आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आज की बैठकी में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी भी उनकी आम आदमी है, लेकिन बड़े खास है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम है सौरभ भारद्वाज। सर का परिचय पहले एज ए विधायक के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब इनका प्रमोशन हो गया और ये मंत्री बन गए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, ये भाजपा वाले जो हैं आपसे बड़े नाराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने सत्येंद्र जैन पे आरोप लगाए, उन पे जांच बैठवाई, उनको जेल भिजवाया और वो जेल गए और उसकी वजह से मंत्री आप बन गए, लेकिन एक बार भी आपने उनको थैंक यू नहीं बोला। इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी बोलने वाले को पसंद नहीं करते। उनको लगता है सब लोग चुप रहें, इनसे सवाल ना पूछें। सर आप मंत्री बन गए, कहीं ना कहीं उसमें उनका बड़ा रोल है। नहीं, अगर मैं मंत्री नहीं भी होता तो भी एक अच्छा विधायक था, एक स्पोक्स पर्सन था अपनी पार्टी का। और बहुत सारी चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं, और ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल को ख़राब किया राजनीति के, वैसा कम देखा गया। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के समय में इस तरह का किया गया, बट जानकार कहते हैं कि उस समय में भी इस तरीके से दुर्भावना से जो है लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए गए, लोगों को ज़बरदस्ती जेल नहीं भेजा गया। उस वक्त फिर भी कुछ मर्यादाओं का जो है पालन किया गया, बट अब जो है सारी मर्यादाएं तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे देखा जाए तो सर बीजेपी को भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। उनका एक नारा था, उनका एक लक्ष्य भी था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। आपने पंजाब और दिल्ली से तो कांग्रेस को साफ कर दिया। सर कुछ तो रहम खाइए, क्या केवल उनके लिए आप वायनाड छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस को हम नहीं ख़त्म कर रहे, कांग्रेस खुद अपने आप ख़त्म हो रही है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस छोड़ेगी तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उस स्पेस को लेगी। अब वो स्पेस बीजेपी के लिए भी है, हमारे लिए भी है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें हमसे तकलीफ होनी चाहिए। और कांग्रेस का लगातार स्पेस कम होता रहा है। आप ये देखिए, यूपी में उनका स्पेस कम हुआ, बंगाल में उनका स्पेस कम हुआ, केरल में उनका स्पेस कम हुआ। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ भी उनका स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है। सौरभ जी, आपकी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जेल हुई है। इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी तो हैं ही, विजय सिंगला हैं, सोमनाथ भारती हैं, ऐसे कई नेता हैं। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि आपको भी कभी जेल का नहीं, सामना मुझे तो करना पड़ भारतीय सकता है? जनता पार्टी वाले बोलते रहते हैं कि तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, जल्दी भेजेंगे। तो ये तो बड़ा, मतलब जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भी बोलते रहते हैं, जो दोस्त नहीं है वो भी बोलते रहते हैं। और उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि आपको डरा के रखें, आपको जेल का डर दिखा के रखें, दिखाएं कि तुम्हारी आज जो है इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, तुम्हारी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। लगातार मैसेजेस भिजवाती रहती है भारतीय जनता पार्टी, और एम इतना ही है कि हम चुप हो जाएं, हम उनसे सवाल करना बंद कर दें। जो है वो एक तरफा जो है मोनोलॉग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चले, वो ही चाहते हैं। बस क्योंकि अभी आपने बोला तो मैं मेंशन कर दूं, आपने बोला जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भी बोलते हैं, विरोधी हैं वो भी। दोस्त मतलब
दोस्त मतलब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं हाँ। जो मिलते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर जुड़ा हुआ आदमी जो है इस दुर्भावना से खुश है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4-5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका था, अर्बन यूथ था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी एसोसिएट करता था। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने वाली लड़की लड़के, आज अगर आप उनसे पूछें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर उनको ये लगा है कि यार ये भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कर रही है। एक ऊब जो है वो उनको आने लगी है, और उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिलो द बेल्ट हमले कर रही है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, आपने दिल्ली को एक राज्य के लिए, एक राज्य की तरह सरकार बनवाई। हम लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई थी? लड़ाई ये थी ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई ये जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है ये मेरी है, चुनी हुई सरकार की है। केंद्र कहता था नहीं ये आपकी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ये लड़ाई चलती रही। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला कर दिया और कहा कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ताकत अरविंद केजरीवाल को दी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ये ताकत हमेशा से संविधान ने चुनी हुई सरकार को दे रखी थी, ये गलत तरीके से छीनी गई, ये इन्हीं की ताकत है। मगर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाके आपने वो पलट दिया, वो बहुत छोटे मन की बात है। सौरभ जी, दोस्ती की बात हुई, उसके बाद उससे पहले कांग्रेस की कमियों की बात हुई। तो अगर हम अध्यादेश ऑर्डिनेंस की बात करें, एक तरफ दिल्ली सरकार कांग्रेस का सपोर्ट मांगती है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान में कांग्रेस को खूब कोसते हैं। तो ये किस तरीके की दोस्ती है या नहीं है? देखिए, दोस्ती नहीं है। आप इस बात को समझिए, जब क्षेत्रीय दल, अलग अलग राज्यों के अंदर लड़ने वाले दल आपस में साथ आएंगे, उसमें बहुत सारा विरोधाभास रहेगा। ये बात तय है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगे। बंगाल में चुनाव होंगे, कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस तीनों आमने सामने लड़ेंगे। केरल में चुनाव होंगे तो लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगे। मगर ये बात इन सब विरोधाभासों के बाद भी आपने तय करनी है और करनी ही पड़ेगी कि जब इस देश के चुनाव होंगे तो एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर, भाई आप लड़ते रहिए राज्यों के चुनाव, अगर राज्यों की ताकत ही खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? आप चुनावों की इंतजार करते रहिए, हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो संविधान के अंदर चुनावों का सिलसिला ही खत्म कर दें, क्या बड़ी बात है। तो आपको तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक साथ आना पड़ेगा, उस आज़ादी के लिए आना पड़ेगा, और ये विरोधाभास रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव ये साथ लड़ लेंगे तो ये सब लोग भाई भाई बन जाएंगे, ये लोग आपस में चुनाव लड़ना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। चुनाव तो तब भी लड़े जाएंगे, आपस में आमने सामने लड़े जाएंगे, मगर ये लड़ाई जो है लंबी है, बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो एक स्टेटमेंट था कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि आप जैसे ही पत्रकार थे, मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी और मामले पे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कांग्रेस के फला नेता कह रहे हैं कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश क्यों लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करा रहे हैं। तो मैंने कहा कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ती है भाई। कांग्रेस की 2015 में दिल्ली में 0 सीटें आई, 2020 में 0 सीटें आई, उसके बावजूद कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती है। तो अगर कांग्रेस कह दे कि वो जो है पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी नहीं लड़ेंगे। और ये कहा इसलिए क्या, क्योंकि कांग्रेस ये बात नहीं कह सकती। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी राज्यों के अंदर इकाइयां हैं, आप बताइए ना, आप उन राज्य इकाइयों को कैसे चलाएंगे अगर वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? 2024 चुनाव के लिए बड़ा साल है। अगर विपक्षी एकजुटता देखने को मिलती है, एक गठबंधन होता है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी उसका पार्ट बनेगी? मुझे लगता है कि बनना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये देश के लिए बहुत ज़रूरी इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में निर्णय होगा कि देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये बहुत जो है कठिन डगर से अभी देश गुजर रहा है। लोक लाज मर्यादा जो राजनीति में होती थी अब वो खत्म हो गई। कोई बहुत साल पहले, अगर 15 साल 20 साल पहले अगर आप किसी प्रधानमंत्री जी को या किसी केंद्र सरकार को आप ये कहते कि साहब इस राज्य की ताकत छीनने के लिए आप रातों रात ऑर्डिनेंस ले आइए, वो कहते नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, विश्व के नेता क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मैं अपने ही देश के मुख्यमंत्रियों के पीछे हूँ, वो नहीं करते। बट आज वो जो लोक लाज मर्यादा है वो खत्म हो गई है।
हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। अब समस्या जो है ऐसी हो गई है कि आप किसी भी हालत पे जो है जीतने की ख्वाहिश रखते हैं कि आप बस किसी तरीके से जीत जाएं। केंद्र सरकार हर राज्य सरकार के पीछे लगी हुई है जहाँ पे उनकी जो है अपनी पार्टी की सरकार नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने ममता बनर्जी को परेशान किया है। ममता बनर्जी को नहीं परेशान किया आपने वेस्ट बंगाल की जो पूरी की पूरी जो वो थी, जो उसकी जो स्पीड थी, उसको आपने ब्रेक लगा दिया। आप उधर आपने केरला में परेशान किए रखा है। कर्नाटका वाले ने कहा कि मैं अपने चावल दूंगा मुफ्त, तो आपने कहा कि हम चावल ही नहीं देंगे तुमको। आपने कर्नाटका के लोगों की जो है जितनी भी जो है आगे वो बढ़ते, उसको रोक दिया। आपने दिल्ली के लोगों को परेशान किया हुआ। अब आप ये समझिए, अगर दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक के अंदर, पंजाब के अंदर समृद्धि नहीं आएगी तो देश में समृद्धि कैसे आएगी? ठीक है, तमाम समस्याएं हैं, उस आपके हिसाब से उसका हल यही है कि मोदी सरकार को हटाया जाए, यही है ना? और सर, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जनता भी ये बात जानती है कि अगर मोदी सरकार को हटाना है तो जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। एक पार्टी है 1885 वाली और एक पार्टी है आपकी जो कि साल 2012 में आई है। एक अनुभवी पार्टी और एक आपकी युवा जोश वाली नई पार्टी है। तो क्यों नहीं आप दोनों मिल जाते हैं? एक अनुभवी पार्टी, एक युवा पार्टी, कॉम्बिनेशन भी अच्छा होगा और दोनों का एजेंडा भी एक ही है कि मोदी सरकार को हटाना है। तो थोड़ा आप ही दरिया दिल दिखाइए, हाथ आगे बढ़ाइए और कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए। अब देखिए, क्या समस्या आ रही सर? इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे राष्ट्रीय जो है कन्वीनर हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये खुद बयान देके कहा कि मैंने राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा है। आप सोचिए, कोई आदमी ये कहेगा कि हमने समय मांगा है? समय क्यों दें जब आप खुद ही कहने कि अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, 5 साल तक केवल नकारापन उन्होंने अपना दिखाया है। आप एक ऐसे बयान देंगे और फिर आप ये भी उम्मीद करें कि राहुल गांधी आए आपके बुलाने पे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना सर? नहीं, अब मैं इस बात को आपकी बात मानते हुए करता हूँ। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो किसी राज्य में सरकार बनाती है और कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और उसके बारे में उसकी कमियां नहीं बताती? वो तो बतानी ही पड़ेंगी। ममता बनर्जी जब लड़ेंगी तो वो कांग्रेस की कमियां बताएंगी बंगाल के अंदर, और कांग्रेस नहीं बताती। कांग्रेस बंगाल के अंदर लगातार जो है ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करती है। कांग्रेस लगातार लेफ्ट के ऊपर अटैक करती है। ऐसे में सर एक बड़ा सवाल ये है कि हम आम जनता जब हम ये देखेंगे कि आप फलां राज्य में फलां पार्टी का विरोध कर रहे हैं और फिर कुछ साल बाद लोकसभा के चुनाव में आप साथ आ जाएंगे, तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? फिर देखिए, ऐसा है, क्या तरीका होगा? हाँ, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक टीम के तौर पे आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप ये समझिए कि जैसे देश है, देश के अंदर भी तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें हैं, मगर जब देश को विकास की राह पे ले जाने की बात होती है तो पुराने प्रधानमंत्री ऐसा नहीं सोचा करते थे इस गुजरात के अंदर हमारी सरकार नहीं है, इसको पीछे छोड़ो, इसके अंदर हमारी सरकार नहीं है, इसको फंड मत दो। आप सब विरोधाभासों के बावजूद आप कहते थे नहीं, इस लेवल पे जब बात होगी तो सिर्फ देश की बात होगी, प्रगति की बात होगी, फंड दिया जाएगा, काम लिया जाएगा, शिष्टाचार भेंट होंगी, उसके अंदर समस्याओं के समाधान निकाले जाएंगे। आप सोचिए ना, यही तो देश है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के अंदर भेजा। यहीं की तो सरकारें थी। आज जो है ये समय आ गया कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। जब आपकी पार्टी यहाँ पर आई 2012 में, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय आपने एक लिस्ट जारी की कि भ्रष्ट पार्टियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें पार्टी एक समाजवादी पार्टी भी थी। आज आपके बड़े नेता अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तो क्या आप भ्रष्ट पार्टियों से मिलेंगे? अब उनके साथ मिलकर गठबंधन करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप जो आपने वादा किया, जो आपने दावा किया, उससे थोड़ा सा पीछे हट गए? जिससे आपने भ्रष्ट बताया, कल उसके साथ बैठकर आप चाय पी रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये है सर, अब जो झगड़ा है वो आपको भूलना पड़ेगा। झगड़ा भूलने का मतलब ये थोड़ी कोई भ्रष्ट है उससे गले मिल रहे, क्योंकि ये तो बड़ा मुद्दा है। देखिए, अब जो बड़ी बीमारी है देश के अंदर वो ये है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई तो आप तभी लड़ेंगे जब देश आज़ाद रहेगा, तभी लड़ेंगे जब एजेंसीज आज़ाद रहेंगी। आज तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं। आज तो सिर्फ वो कार्रवाई होती है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये आदमी ज़्यादा बोलने लगा, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल जाता है, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हैं, मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ये तमाम वो नेता हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सेंट्रल एजेंसीज का प्रयोग किया, उनको भ्रष्ट बताया, उनके खिलाफ महीनों तक कैंपेन चलाया, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए
तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जितने भी केसेस थे वो अब ठंडे रास्ते में चले गए। आज सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आपको किसी तरीके से इस देश की आज़ादी को बचाना है, वो बड़ी लड़ाई है। तरीका सही है। तरीका यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है आपका। सौरभ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आपकी जो सरकार है उस पर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का आरोप लगाया जाता है, तो उसी से जुड़ा ही मेरा सवाल है कि जो ये राज्य सरकार, दिल्ली सरकार जो है फ्री की योजनाएं चला रही हैं, इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे कितना जोर पड़ता है? अब देखिए, दिल्ली का बजट जब सबसे पहले हमने 2015 में पेश किया, उससे पहले 2014 में केंद्र ने पेश किया, 35,000 करोड़ का था। 35,000 करोड़ रुपए हमारी आमदनी थी और वो खर्चा था। आज हमारा बजट 78,000 करोड़ से ऊपर है। हमारा बजट यानी कि हमारी आमदनी दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। दिल्ली की ही इकलौती ऐसी सरकार है मुझे लगता है सभी राज्यों में जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब हमारा खर्चा आज भी हमारी कमाई से कम है। हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम पानी मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं को बस के अंदर यात्रा मुफ्त दे रहे हैं, हमारे अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त हैं, दवा मुफ्त है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर ये सब कुछ मुफ्त है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, एयर कंडीशन ट्रेन में भेजते हैं, मुफ्त भेजते हैं। इन सब योजनाओं के बाद भी हमारी सरकार के पास पैसा है और खर्च करने के लिए भी पैसा है। तो इसको आप ये कह सकते हैं, ये एक फाइनेंशियल प्रूडेंस है। एक मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं कि मेरी कितनी कमाई है और इस कमाई की किन लोगों को ज़रूरत है। जो समाज का वो तबका है जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनको उसकी मदद की जाती है। और मुझे लगता है कि यूरोप, वेस्ट के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इनको मुफ्त की रेवड़ी नहीं, इसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों का मजाक उड़ाती है इसको मुफ्त की रेवड़ी कह के। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या कर रही है? वो अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के ऋण माफ़ कर रही है। क्या वो मुफ्त की रेवड़ी है, या आप जो अपने राज्य की जनता के लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं, वो मुफ्त की रेवड़ी है? तो क्या ये जो फ्री की योजनाएं हैं आगे भी लागू रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, और नई योजनाएं आएंगी। सौरभ सर, हाय। ये लोग तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैवी सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे आम आदमी का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, हमारी जैसे शिफ्ट्स होती हैं सुबह, जैसे आज तो 5 बजे से शिफ्ट शुरू हो गई, पॉलिटिशियंस का कोई शिफ्ट नहीं होता। आपने मेरी भी तो 5 बजे शुरू कराई है शिफ्ट। हमारी, देखिए, मैं जब तक राजनीति में नहीं आया था तब तक मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स बड़ा आराम का काम है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी आराम का काम हो। बट मैं जितने पॉलिटिशियंस को जानता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, इतनी मेहनत है कि आप पॉलिटिक्स के अलावा और जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा ना कुछ कर सकते, ना कुछ आप सोच सकते। आपके पास माइंड स्पेस ही नहीं बचता कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकें। मेरे यहाँ जो ऑफिस है वहाँ पे 2 शिफ्ट के अंदर कर्मचारी आते हैं, एक सुबह आते हैं, एक शाम आते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं आता हूँ और जिस वक्त मैं जाता हूँ, अगर उस वक्त तक रखो तो कर्मचारी जो है वो परेशान हो जाते हैं मेरे PS। तो कुछ PS सुबह आते हैं और वो दोपहर में शाम को चले जाते हैं 5 बजे। फिर दूसरी शिफ्ट वाला जो है वो 2 बजे आ जाता है, वो 11 बजे तक रहता है। तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, कोई बैलेंस होता ही नहीं है, इम्बैलेंस रहता है। कोई बैलेंस नहीं रहता इसके अंदर। हाँ, ये भारी इम्बैलेंस है। इसको आप ये कहें कि आप बैलेंस कर ही नहीं सकते, आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मेरी बेटी है, जब उसकी स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हुई तो उसने बोला कि स्कूल छुट्टियों से पहले ही मैंने उसको कई महीनों से बोलना शुरू कर दिया कि 2 महीने की जब तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी तो मैं तुम्हें बाहर लेके चलूँगा। जिस दिन उसकी पहली छुट्टी उसने बोला कब का प्लान है, तो मैंने बोला बताऊँगा। फिर बताया, मैंने कहा मैं बताऊँगा। अब उसकी छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं, मगर कोई प्लान नहीं है, ना प्लान बन सकता है। क्योंकि आप कैसे निकलोगे यहाँ पे तो रोज़ की लड़ाई है, रोज़ का झगड़ा है, रोज़ कोई नया मुद्दा लेके जो है एलजी साहब जो है सरकार के काम को रोकने की जो है प्लानिंग कर रहे होते हैं। बट सर, एज अ फादर कभी फील नहीं होता कि आप अपने बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स को ही मिस कर रहे हो? ये तो मिस होता ही है, बट आप क्या करें, आपके पास कोई चॉइस नहीं बची हुई। आप कोशिश करते हैं कि आप जो है कुछ समय जो है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे पाओ, बट आप दे नहीं पाते। मतलब हर रोज़ नई प्रायोरिटी आ जाती है, हर रोज़ नया काम आ जाता है, हर रोज़ जो है फायर फाइटिंग है। मुझे लगता है कि ऐसी सरकारें जहाँ पे ज़्यादा दखलंदाजी ना होती हो सकता है वहाँ पे फिर भी समय मिलता हो। बट हमारे यहाँ तो मतलब कि हर चीज़ के अंदर इतनी दखल है, इतने षड्यंत्र जो है हर समय जो है
केंद्र सरकार की तरफ से चलते रहते हैं, लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं कि आप मतलब कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो हमने देखा है उनको कि वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के बाहर जब ऑफिस दफ्तर के बाहर उनसे मिला जाता है तो उनका मिजाज कैसा है, कैसे इंसान है वो? पार्टी देखिए, अरविंद अरविंद सर बैठ गए। केजरीवाल जी के बारे में मैं आपको बताऊं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। मतलब ये मैंने एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो दर्जनों बार ये चीज़ देखी है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उनके पास लेके जाओ, आप उनको समझाना शुरू करोगे, वो इतना जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं कि मतलब कि कई बार हमारे यहाँ जो फेलोज़ वगैरह होते हैं वो IIMs वाईएम्स के बच्चे हैं, जॉब वॉब करके आए हैं, एंड दे गेट सरप्राइज्ड कि यार इनको एकदम ये वाली चीज़ समझ में आ गई है और वो तुरंत उसका सल्यूशन देंगे। तो एक चीज़ तो है कि अरविंद केजरीवाल इज़ अ वेरी शार्प पर्सन, मतलब, और मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक उनसे शार्प आदमी को से नहीं मिला हूँ। चूँकि आप हेल्थ मिनिस्टर है तो मेरा सवाल भी हेल्थ से रिगार्डिंग है। जी, अगर कोविड या फिर कोविड जैसी सिचुएशन वापस आ जाए तो क्या इसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है? जी मैं आपको बताता हूँ, और शायद दिल्ली सरकार इकलौती पूरे देश के अंदर एक सरकार होगी, आप हेल्थ कवर करती हैं, आप इसके आंकड़े निकालिएगा। जब दिल्ली में कोविड आया तो दिल्ली के अंदर जो बेड की संख्या थी, जो दिल्ली के सरकार के बेड्स थे, वो करीब 12,500 बेड्स थे। आज दिल्ली के अंदर करीब 17 जगह नए अस्पताल बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर हम करीब 14,500 बेड्स दिल्ली के जोड़ रहे हैं। आप सोचिए 75-70 सालों में जितने बेड्स होंगे उससे ज़्यादा बेड्स हम 2020 से अब तक, कितना 3 साल हुआ है, इसके अंदर जोड़ देंगे। मतलब आप दिल्ली के किसी इलाके में चले जाइए, बुराड़ी में जाइए, वहाँ पे हमारा अस्पताल बन रहा है, द्वारका के अंदर हमारा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बना हुआ है, नरेला के अंदर हमारा अस्पताल बन रहा है, बादली के अंदर हमारा अस्पताल बन रहा है, अंबेडकर नगर के अंदर हमारा अस्पताल बन के तैयार हो गया है। तो आप कल्पना कीजिए 14,500 बेड्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जोड़ने जा रही है। और ईश्वर ना करे कि कोरोना दोबारा आए, मगर अगर कोरोना आता है तो बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये वेंटिलेटर्स की कमी जो है दिल्ली सरकार नहीं होने देगी। सर, कोविड हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ था और हमने टीवी पे भी काफ़ी ऐसे मंजर देखे जो काफ़ी डरावना था। अगर आप उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती? देखिए, जब मैं कोविड के दौरान सब कुछ देख रहा था तो अक्सर हमारी जो है सुबह की एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। उस वक्त सत्येंद्र जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। यकीन मानिए कि जितने भी डिसीजंस होते थे सबकी राय मशवरे से डिसीजन हुआ करते थे। राघव अपनी बात कहते थे, आतिशी अपनी बात कहती थी, दूसरे मंत्री लोग अपनी बात कहते थे, और इतनी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती थी कि जो संभव है, जो पैसे से ख़रीदा जा सकता है उसको ख़रीद लो। उस वक्त सरकार की ये प्राथमिकता थी, और उस वक्त पता नहीं लोगों ने समझा नहीं समझा, मगर मैं ये कह सकता हूँ, और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे रोज़ आपको फ़ोन आता हो कि आज आपकी तबीयत कैसी है। मैं दिल्ली सरकार से बोल रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपको कोविड हुआ तो आपके घर के बाहर बैरिकेडिंग लग गई, सिविल डिफेंस के 2 वॉलंटियर वहाँ पे खड़े हो गए। अगर आपके यहाँ कोविड हो गया तो भी आपके यहाँ कूड़ा उठाने वाला आया। अगर आप 60 साल से ऊपर के थे और आपको कोविड हुआ तो आपके यहाँ रोज़ फ़ोन करके पूछा गया कि आपका SpO2 क्या है, और अगर SpO2 जैसे ही कम हुआ आपके यहाँ एम्बुलेंस भेजी गई। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा अलग और राज्य होगा जिसके अंदर इतने माइक्रो लेवल पे कोविड के मरीजों की शिनाख्त की गई, उनके ऊपर काम किया गया, उनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया, उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था के बारे में सोचा गया। आप सोचिए ना, ऑक्सीजन का शोर क्यों मचा? क्योंकि सरकार ने रिकॉग्नाइज तो किया कि ऑक्सीजन कम है। सौरभ जी, आप ने नायक मूवी देखी है? हाँ, मैंने देखी। तो जब भी ऐसी कोई मूवीज़ होती है ना, तो मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का जो रूटीन होता है इज़ फुल ऑफ मीटिंग्स। उठे और फिर कोई लेके खड़ा होगा कि सर आज आपकी ये मीटिंग है, आज आपकी ये मीटिंग है। तो हम जान लेते हैं और अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि एक हेल्थ मिनिस्टर का डे कैसा होता है। तो आप एक बार अपना शेड्यूल बता दीजिए। देखिए, बड़ा
बड़ा ही जो है नॉन इंटरेस्टिंग सा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि वाह वाह बड़ा मज़ा आ गया। ठीक है, सुबह 6 सवा 6 दिन शुरू होता है। अगर वर्किंग डे होता है तो मैं अपनी बेटी को 7:15 के करीब स्कूल लेके जाता हूँ, उसको स्कूल छोड़ता हूँ, जिम जाता हूँ। जिम के बाद करीब 7:45 तक मैं जिम पहुँचता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री कितनी देर मैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं? 1 घंटा जिम guys। करता हूँ। 7:45 बजे पहुँच गया तो 8:45 तक मैंने जिम किया, 9 सवा 9 तक घर आए। फिर हमारी एक कॉल होती है मीडिया की, वो कॉल की, न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। हमेशा से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना जो है बहुत शुरू से मेरी आदत थी। मैं अखबार पूरा चाटता था हमेशा से, और मेरे दिन का सबसे अच्छा समय होता था अखबार पढ़ना। हालांकि अब मैं उस विस्तार से अखबार नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतना समय ही नहीं होता। तो आप मोटा मोटा अखबार पढ़ा, फिर आप जो है तैयार हुए, फिर आप ऑफिस पहुंच गए। फिर ऑफिस के अंदर, अच्छा, ऑफिस पहुंचने तक भी आपके पास बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके। एक समय होता है ऐसा कि जब आपके घर में कोई आया तो आपको लगता है कि यार कोई आया। अब जैसी घंटी बजती है कहती कोई समस्या आई। क्योंकि जो घंटी बजी आपके घर की, कोई आदमी आपके लिए ऐसी समस्या लेके आया, और वो समस्या ऐसी नहीं है कि मैंने उसको किसी को बोल दिया कर दो ये हो गया, ऐसा नहीं है। उस समस्या के निवारण के लिए मुझे उसकी समस्या सुननी है, सोचना है इसका कैसे होगा, एक फ़ोन करना है, दूसरा फ़ोन करना है, उसके बाद भी अगर उसकी नहीं होगी तो फिर वो वापस आ जाएगा मेरी नहीं हुई। और वो ऐसा नहीं कि अगर नहीं हुई कि क्या फ़ायदा हुआ ही नहीं काम, क्या फ़ायदा हुआ आपके यहाँ के, तो उसका काम कराना। तो आप सोचो सुबह से आपका जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो शुरू हो जाती है। फिर आप ऑफिस पहुँचे, खूब सारी फाइलें होती हैं। अब हर फाइल के अंदर, क्योंकि सारे के सारे अफसर जो हैं वो एलजी साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं, और अक्सर अफसरों के ऊपर ये दबाव है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मंत्रियों से करवा दी जाए, किसी ना किसी चीज़ के अंदर इनको फंसा लिया जाए। मतलब ये रोज़ की खबर है हमारे पास, रोज़ षड्यंत्र होते हैं। तो आपके पास इतनी मोटी फाइल है, अब आप सोचिए उस फाइल को आप कैसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने ओएसडी से पूछते हैं भाई क्या है इसके अंदर, थोड़े पन्ने आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा आप देखते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बोलते हैं इसको रख दो, मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसको अकेले में भी पढ़ूंगा। फिर उन फाइलों को, हर फाइल को साइन करना अपने आप में एक मुसीबत है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं किसने क्या घुमा रखी है बात। साइन आपके होंगे, किसी को नहीं फंसाएंगे, आपको फंसाएंगे कि देखो इन्होंने जो है ये चीज़ कर दी। वो फाइलें साइन होती हैं, फिर वो जो है बहुत सारे मसले होते हैं। मैं उनको निपटाते मेरे को 9 बज जाते हैं, रात के 9 बज जाते हैं। फिर जो है मैं अपनी फाइलें पढ़ता हूँ जो मैंने रखी हैं, ये फाइलें जो हैं जो मेरे को खुद पढ़नी है डायरेक्ट, वो मैं पढ़ता हूँ। वो 11 बज जाते हैं। फिर 11 बजे जो है बीवी का फ़ोन आने लगता है कि भाई आ जाओ घर पे। फिर आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। आप सुबह 6 बजे से लगे हो, 11 बजे तक आपका दिमाग परेशान हो जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि तो बेसिकली मुश्किल काम तो है ही ना सर। आपने घाट का पानी भी पी लिया है। मेरा मतलब इतने डिपार्टमेंट्स हैं आपके अंडर, तो इतने बिजी शेड्यूल में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ किसी ने सिली कर दिया हो, तो ऐसा मोमेंट आपको याद हो कि हाँ यार ये बहुत ही मतलब सीरियस काम में हंसी आ जाती है कभी कोई फन मोमेंट भी होता है ऑफिस में, या इट्स ऑलवेज स्ट्रेसफुल? क्या होता है कि अब क्या है कि जैसे अफसर हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया पॉलीक्लिनिक बनाने हैं, ठीक है, वो अफसर बोल रहे हैं कि साहब पॉलीक्लिनिक की क्या ज़रूरत है, मोहल्ला क्लिनिक है, ऊपर जो है अस्पताल बना दो। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के बीच में भी तो चीज़ होती है। या आप ऐसा कोई ना होता कि सिर्फ या तो MBBS डॉक्टर के पास जाओगे या अस्पताल में जाओगे। एक जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो ENT स्पेशलिस्ट के पास भी जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं। आपको स्पेशलिटी के क्लिनिक्स चाहिए, वरना वो लोग जो है अस्पतालों में भीड़ बढ़ाएंगे। अब वो कह रहे हैं नहीं साहब नहीं चाहिए, तो मैं तो सुन के एक बार हंसने लग जाता हूँ उनकी बात। मैंने कहा ठीक है जी, आप अब क्या करोगे, क्योंकि देखो एज अ गवर्नमेंट हमको तो सबको पटा के चलना है, ये अफसर हमारे हाथ में नहीं है। अफसरों का सारा कंट्रोल LG साहब के पास है, वहाँ से दबाव है कि काम होने नहीं देना है, ठीक है। अब जहाँ दबाव है कि काम होने नहीं देना है, उन्हीं अफसरों से वो काम कराना है, तो उन्हीं को प्यार से कहते हैं कि मैडम देखो आप तो डॉक्टर हो, आप ज़्यादा समझते हो, आप मुझे भी समझाओ थोड़ा, मैं भी समझूँ थोड़ा। तो उसमें 100 बातें मैं लेके बैठता हूँ, तो उसमें 2-3 हो जाती हैं, अफसर मान जाते हैं 2-3 के लिए। फिर अगली बार फिर 100 बातें लेके देते हैं, फिर 1-2 हो जाती हैं, फिर वो घूम के LG साहब कैसे वापस आ जाती हैं, फिर वो रुक जाती हैं। मतलब ये सरकार जो है वो एक NGO की तरह काम कर रही है। और अगर अफसर मुझे कह दे कि मैं ये नहीं कर रहा, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ ठीक है भाई मत करो, मैं फिर हंस के उस बात को टाल दूंगा, मैं कहूँगा कोई बात नहीं छोड़ दो, वी विल डिस्कस इट लेटर। और फिर उसको दोबारा बुलाएंगे उसको
फिर तीसरी चौथी बार डिस्कस करेंगे, फिर वहीं पे लेके आएंगे कि यार ये अब कर दो, तुम्हारा मूड ठीक लग रहा है आज। तो यार 1 हफ्ता हुआ है, एक टेंडर हुआ, 1 साल पहले टेंडर किसी को दे दिया गया, उसके बाद गलत तरीके से एक बाबू ने उसको बोला नहीं इसको टेंडर नहीं देना, मतलब जिसका टेंडर खुल गया उसका टेंडर रोक दिया। 1 साल से रोका हुआ है। टॉयलेट्स का है, जो जगह जगह टॉयलेट्स लगते हैं ना, सार्वजनिक टॉयलेट्स, अब उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है जिसका पुराना टेंडर चल रहा है और एक्सपायर हो चुका, क्योंकि वो करे जा रहा है। तो मैंने उसको शो कॉज दिया कि भाई आपने तो ये विजिलेंस के सारे नियम तोड़ दिए, आप मुझे बताएं कि ये आपने कैसे किया और क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। तो मेरे पास जवाब आया, आप तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि अरविंद केजरीवाल क्यों लड़ रहे हैं। अफसरों का कंट्रोल क्या है? अफसरों का कंट्रोल को ये नहीं है कि हम बोलेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, विश्राम, वो स्टैंड इज अटेंशन, ये नहीं करना है हमें। भाई कम से कम वो तो करें जो हम कह रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो सीएम केजरीवाल जी ने कहा था कि आम आदमी की सरकार है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आम आदमी है। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का शीश महल का निर्माण किया है। तो ये अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इस बात को आप समझो, सरकारें किस तरीके से काम करती हैं। जैसे मैं मंत्री बना, ठीक है, तो मुझे 2 गाड़ी ला के दे दी गई, ठीक है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया कि ये वाली गाड़ी क्यों लाए हो, या मेरे उससे नहीं खरीदी गई। जो गाड़ी थी वो गाड़ी मुझे ला दी गई, जो घर थे वो बना दिए गए, ठीक है। अब अगर एक घर पुराना है, 50 साल या यानी 80 साल पुराना है, उसको अगर दोबारा बनाना है तो ये जो डिसीजन है वो मुख्यमंत्री नहीं लेते, ना ये मंत्री के लेवल पे लिए जाते। ये तो डिपार्टमेंट जो है उनको रिनोवेशन का जो है काम करता रहता है। और एक नहीं, मैं आपको दर्जनों आईएएस अधिकारियों के बारे में बता दूंगा जिनके घर लगातार हर साल रिनोवेट होते रहते। अगर मुख्यमंत्री के आवास के अंदर खर्चा हुआ है तो इसका सही तरीका क्या है इसको आकलन करने का? मैं ये मानूंगा, अगर मैं पत्रकार होता तो मैं ये कहता कि भैया इस देश के अंदर इतने मुख्यमंत्री हैं, पिछले 5 सालों के अंदर, अब आप 50 साल पुराना तो देख नहीं सकते, पिछले 5 सालों में इन मुख्यमंत्रियों ने और इन प्रधानमंत्रियों ने नया घर बनवाया, ठीक है, उनके घरों में कितना खर्चा हुआ, आप उसका आकलन कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के घर का आकलन कर लीजिए। अगर वो उससे बहुत ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि आपको सवाल पूछने चाहिए। मगर मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री जी का जो निवास बना उसमें 400 करोड़ से रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ। अब हम ये कहें कि साहब उसमें क्या खर्चा हुआ, क्यों हुआ, और उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं? क्या प्रधानमंत्री को बताया होगा कि आपके मकान में ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं? क्या मोदी जी ने चुने होंगे कि ये वाली टाइल लगा देना, ये वाला पर्दा लगा देना, ये वाला? ऐसा इतना समय कहाँ होता है? एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। जब भी आप सिर्फ एक चीज़ को लेके देखेंगे तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आप समझिए, इस बहस के अंदर इस 45 करोड़ के साथ कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लोगों का रेफरेंस पॉइंट उनका अपना घर है कि साहब मेरा घर तो 2 करोड़ का है। आपको उसका रेफरेंस पॉइंट कुछ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के घरों पे हुए खर्चे से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जी अभी हाल फिलहाल में आरोप लगाया था कि जो दिल्ली की सरकार है वो अपने बंगले पर 45 करोड़ खर्च कर सकती है, लेकिन दिल्ली में गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रही है। अब आप ये समझिए, मुझे नहीं पता कि स्मृति ईरानी इस बात को क्यों नहीं समझ पाई हैं। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत ये कहता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। यही है ना भैया? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में तो इलाज वैसे ही मुफ्त है, 1 लाख का भी मुफ्त है और 50 लाख का भी मुफ्त है। तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत आने का क्या फ़ायदा है, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा। अब रही बात प्राइवेट अस्पतालों की, आप नोएडा के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाल लीजिए, लखनऊ के निकाल लीजिए, कौन सा प्राइवेट अस्पताल है जो आयुष्मान भारत के अंदर इलाज कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। आयुष्मान भारत मोटे तौर पे एक छलावा है। जिन सरकारी अस्पतालों में वैसे ही गरीबों का इलाज मुफ्त होना चाहिए था, उसमें आपको एक कार्ड दे दिया, कह रहे भैया अब इस कार्ड से आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपका 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त है। दिल्ली में तो वैसे ही देश के किसी भी कोने से कोई आदमी आ जाए उसका सारा इलाज मुफ्त है। लेकिन सौरभ जी, यहाँ के सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर अस्पतालों में भीड़ बहुत खचाखच है, बाहर बेड लगा के बैठे रहते हैं लोग, वेट करते रहते हैं एक दिन। वो कब तक वेट करेंगे कि हम सरकारी अस्पतालों में ही करेंगे इलाज? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप इस बात को समझिए कि इतनी खचाखच भीड़ होने के बाद भी ऐसा क्यों है
कि उत्तर प्रदेश से आदमी दिल्ली के अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने आ रहा है, क्यों वो आयुष्मान भारत के तहत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में यूपी में इलाज नहीं करा पा रहा, क्यों यूपी सरकार के सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं हो रहा? आप इस बात को समझिए, वो सिर्फ एक छलावा है। दिल्ली सरकार एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर काम करने वाली सरकार है। हमारे पास 12,000 बेड हैं, ठीक है। अब 12,000 बेड पे 12,000 पेशेंट ही आ सकते हैं। एक और पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर के पास, और एज अ हेल्थ मिनिस्टर मेरे पास 2 चुनाव हैं, या तो जो बेड पे लेटा हुआ है उसको उतार के कह दूँ अब इसको लिटा दो भाई, इसको इसकी शक्ल नहीं पसंद, इसको लिटा दो, या मैं कहूँ कि इसी बेड पे दूसरे को भी लिटा दो, या ये कहूँ इस बेड पे 2 लेट गए तो यार कहीं पे इसकी जगह बना दो कॉरिडोर में, इसको बेचारे को लिटा दो, इसका इलाज कर दो, किसकी जान बच जाए। इसलिए दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भीड़ दिखती है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद देश के कोने कोने से आने वाले लोगों का इलाज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनो, अब हम 14,000 बेड और बढ़ा रहे हैं। सर एक टाइम पे पोलियो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट था, फिर ट्यूबरक्यूलोसिस रैम्पेंट हुआ। आज जो हमारी जनरेशन, इन पर्टिकुलर जो मिलेनियल्स हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, वो है मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे हम तमाम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन जब रियल लाइफ में या आम ज़िंदगी में इसको लेके बातें होती है तो बहुत हश वे में होती हैं। तो सर मेरे सवाल के बस 2 पार्ट है। पहला ये कि सर हम इसे नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, और दूसरा सर इसके लिए थेरेपी सजेस्ट की जाती है, काउंसलिंग सजेस्ट की जाती है, जो एक आम आदमी के बजट के बाहर है, बहुत महंगी पड़ती है। तो एक आम इंसान, जैसे हम देखते हैं कि शहरों में जो क्राइम्स बढ़ जाते हैं, कई बार आदमी प्रेशर में, स्ट्रेस में आके कुछ ऐसी हरकत कर देता है जो लॉ के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, लेकिन शायद वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है जिसके लिए उसको कभी इलाज नहीं मिल पाया। तो सर अफोर्डेबल कैसे बनाए हम? ये बात जो है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण के साथ एक बीमारी जो हमारे समाज में आई वो मानसिक बीमारियां हैं, और उसके साथ एक टैबू भी अटैच है। लोगों को लगता है कि बाकी कुछ ख़राब हो जाए बट दिमाग ख़राब किसी को ना पता चले कि इसका दिमाग ही ख़राब है। इस तरीके की लोगों के अंदर वो है, और हर चीज़ को लोग जो है सीधा ही पागलपन के साथ जोड़ देते हैं, जबकि डिप्रेशन हो या और किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, वो एक और किसी बीमारी की तरह से होता है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल है इभास, जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ों का हम लोग इलाज कर रहे हैं। हमने कई सारे स्कूल्स के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, जहाँ पे इस तरीके के बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर वो किसी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से या इस तरीके के किसी हैरेसमेंट से गुज़र रहे हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके, उनको जो है हम लोग थेरेपी दे सकें। मगर आज भी जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमारी कोशिश है कि इसको और जो है बड़ा किया जाए। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी नॉर्मल स्कूल्स हैं उनके अंदर भी इस तरीके के बच्चों का एडमिशन हो। हमने कानून बनाए हैं कि उस तरीके के बच्चों को अलग ना रख के आम बच्चों के साथ रखा जाए ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। और भी कई काम है, सरकार जो है इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बैठक में इतना समय दिया, तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। तो हमारी ये बैठक कैसी लगी इसके बारे में आप भी बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए ABP लाइव।